हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग निश्चित रूप से स्वस्थ होंगे। अब जो है हम लोग आगे जो देख रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का जो कंसेप्ट है वो किनके द्वारा दिया गया, ये जो है इमेजिनेशन कैसे हुआ, ये सब के बारे में डिटेल में बता रहे हैं। ये जानेंगे कि एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। हाइपोथेटिकल मतलब काल्पनिक, इमेजिनरी है, ठीक ना। रियल में कोई चार्ज से लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट होते हुए नहीं दिखता है, मतलब वो प्रैक्टिकल बात नहीं है, लेकिन उसके हेल्प से हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स को बना लेते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करता है। अब जो है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का इमेजिनेशन हुआ कैसे, पहले इसको समझें। जैसे कोई बॉडी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, मान लो +Q चार्ज। अब पूछा जाए कि इसके नज़दीक के पॉइंट में, मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा। याद रखना, लाइंस ऑफ फोर्स जो है इनडायरेक्ट वे में इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को, इंटेंसिटी को बतलाता है। तो अगर पूछा जाए कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, तो रूल क्या है, यहाँ एक टेस्ट चार्ज रखो, पॉजिटिव चार्ज रखो, रख दिए पॉजिटिव चार्ज। बोलो A+Q चार्ज क्या कर रहा है, इसको रिपेल कर रहा है। सोचो तो, अगर यहाँ भी प्लस चार्ज रखोगे रिपेल करेगा, इधर भी प्लस चार्ज रखोगे रिपेल करेगा, इधर भी प्लस चार्ज रखोगे, मतलब ऐसा समझो, या फैराडे जो इमेजिन किए कि समझ लो कि जो पॉजिटिव चार्ज है ना, उससे ऑल डायरेक्शन में लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट कर रहा है, ठीक ना, बाहर की ओर निकल रहा है। और अगर यही बात हम लोग निगेटिव चार्ज के लिए करें, है ना, -Q चार्ज। कोई पूछे इस पॉइंट पे बतलाओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, तो -Q चार्ज है तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। देखो जी, यहाँ रखोगे अट्रैक्ट करेगा, यहाँ रखोगे ये अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह से अगर टेस्ट चार्ज यहाँ रखे अट्रैक्ट करेगा, यानी कि अगर निगेटिव चार्ज का बात हो तो समझो कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो उसमें इंटर कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है। यानी फैराडे ये कंसेप्ट दिए कि पॉजिटिव चार्ज से लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट करता है, बाहर निकलता है, और जैसा कि बतलाए हैं कि लाइंस ऑफ फोर्स जो है ना इनडायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के स्ट्रेंथ, उसके डायरेक्शन, ये सब के बारे में जानकारी देता है, जो आगे हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो समझेंगे। तो बोलेंगे क्या, सबसे पहले तो ये जानो, अगर हम लोग इसके प्रॉपर्टीज को लिस्टेड करें तो सबसे पहले क्या बोलेंगे हम लोग, तो सबसे पहले बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, या इसी को हम लोग फील्ड लाइन भी बोलते हैं, फील्ड लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं। तो बोलेंगे क्या कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, है ना। पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, ओरिजिनेट होता है, एंड टर्मिनेट ऑन निगेटिव चार्ज, ठीक ना, निगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट करता है। तो अब देखो जी, अगर सिंगल चार्ज का बात हो तो लाइंस ऑफ फोर्स कैसे ड्रॉ करेंगे, पहले तो इसको समझ लो। जैसे A+Q चार्ज, लाइंस ऑफ फोर्स जो है इससे निकलते हुए ऑल डायरेक्शन में दिखाएंगे, ऑल डायरेक्शन में दिखाएंगे। देखो ऐसे ऑल डायरेक्शन में लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट हो रहा है।
तो अगर बोलोगे कि अच्छा ऑल डायरेक्शन माने क्या, केवल बोर्ड पे, तो बोलेंगे बिल्कुल नहीं, इधर भी इधर भी इधर भी है ना, जैसे पॉइंट है तो ऑल डायरेक्शन में लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट हो रहा है। अब ये लाइंस ऑफ फोर्स को काउंट कैसे करें, कि आप कहोगे कि आप 8 ही लाइंस ऑफ फोर्स क्यों दिखाए हैं, तो बोलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स कितना होगा इसका हम कैलकुलेशन नहीं किए हुए, बस लाइंस ऑफ फोर्स इससे बाहर की ओर ओरिजिनेट कर रहा है, निकल रहा है, इसको बताया गया है। वैसे हम लोग आगे सीखेंगे कि नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स जितने ज़्यादा ओरिजिनेट या टर्मिनेट करते हुए दिखाया हुआ रहे तो इनडायरेक्टली वो चार्ज का जो वैल्यू होता है ना उसके प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि जैसे अगर मान लो ये 5 कूलम का चार्ज है और इससे हम 8 लाइंस ऑफ फोर्स निकलते दिखाए, तो अगर 10 कूलम का चार्ज होगा तो हमको 16 लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट करते हुए दिखाना पड़ेगा। यानी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आगे हम लोग प्रॉपर्टीज में लिखेंगे, लेकिन अभी क्या बोले, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन निगेटिव चार्ज। यानी अगर केवल पॉजिटिव चार्ज रहे तो इस तरह से दिखाएंगे, अगर केवल निगेटिव चार्ज रहे और लाइंस ऑफ फोर्स दिखाना तो जाहिर है लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह से दिखाए, ठीक ना। ये देखो ये जो बात कर रहे हैं ना वो सिंगल चार्ज के लिए, इंडिपेंडेंट, दोनों एक साथ नहीं है, ये एक अलग है ये अलग है, आइसोलेटेड है एक दूसरे से कुछ दूर, माने सिंगल के लिए अगर दिखाएं तो। और यही जब कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेज हो जाए, एक से ज़्यादा चार्ज किसी रीजन में हो, तब लाइंस ऑफ फोर्स कैसे दिखाएंगे, तो सबसे पहले जो है इसका एक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अब सपोज करें 2 पॉइंट चार्ज, एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज। कहा गया इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो किस तरह का होगा। तो देखो जी, इसमें हम लोग लाइंस ऑफ फोर्स कुछ इस तरह से बनाए हुए रहते हैं। अब तुम्हारे माइंड में आएगा कि आखिर लाइंस ऑफ फोर्स आप ये कर्व शेप में क्यों बना दिए, यहाँ आप स्ट्रेट लाइन में बनाए हुए हैं, बीच में स्ट्रेट लाइन में बनाए हुए हैं, इधर आप कर्व शेप में बना रहे हैं, ऐसा क्यों। खैर सब बात क्लियर होगा। देखो एक बात तो समझ लो, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट कर रहा पॉजिटिव चार्ज से, ये प्लस है तो ओरिजिनेट कर रहा और ये माइनस है तो इस पे टर्मिनेट कर रहा, इतना तो क्लियर है। देखो जी, जैसा कि बतलाए हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के बारे में और जो फील्ड का प्रेजेंटेशन है उसके आधार पे अलग अलग केसेज में मैग्नीट्यूड के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। तो अभी हम लोग डायरेक्शन के बारे में सोचते हैं। देखो जैसे अगर एरो इधर दिया हुआ है ना, ये एरो ये बता रहा है कि इस लाइन पे कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा ना वो इधर ही होगा। तब तुम्हारे माइंड में आएगा कि ये कैसे आप पता किए। बोले ठीक है, इंटेंसिटी देखने का क्या रूल है, यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज रख दो, बोलो ये जो प्लस क्यू चार्ज है रिपेल करेगा क्या, और माइनस क्यू चार्ज अट्रैक्ट करेगा। तो सोचो तो नेट फोर्स इधर लगा कि नहीं। अगर यहाँ भी कोई प्लस चार्ज रखोगे तो ये प्लस क्यू रिपेल किया, माइनस अट्रैक्ट, यानी इस लाइन पे कहीं भी तुमसे कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, तो बोलेंगे जो एरो है, जिधर एरो है वही डायरेक्शन है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। अब देखो कोई कहेगा लेकिन ये जो कर्व लाइंस है ये क्या बता रहा है, और तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा। तो हम लोग बोलेंगे कि देखो जी, अगर हम यहाँ एक टेस्ट चार्ज रखते हैं, थोड़ा समझना, वैसे तो रूल जानना कि हम लोग बोलते हैं अलोंग दी टेंजेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। कर्व लाइन जब भी होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, अलोंग दी टेंजेंट।
हालांकि देखो अलोंग द टेंजेंट भी बोलते हैं ना, तो अपने आप में थोड़ा इनकम्प्लीट वर्ड है। क्यों, थोड़ा समझना। जैसे मान लो कोई कहा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो तुम बोला अलोंग द टेंजेंट, तो टेंजेंट तो इधर भी हो गया और इधर भी ना हो गया, तो क्या इधर बोले कि इधर बोले? तो बोलेंगे नहीं, जिधर कर्व एडवांस कर रहा है ना, आगे की ओर जिधर कर्व बढ़ रहा है उसके अलोंग, क्योंकि यहाँ से एरो निकल रहा है, देखो लाइंस ऑफ फोर्स निकल रहा है इधर, यानी कि अलोंग द एडवांसमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स टेंजेंट ड्रॉ करना। तो खैर अभी तो माइंड में ये क्वेश्चन है कि भाई लाइंस ऑफ फोर्स अलोंग द टेंजेंट कैसे हुआ, इस बात को तो समझाइए। ठीक, चलो इतना तो समझ गए हो ना कि लाइंस ऑफ फोर्स जो है क्या चीज़ के बारे में जानकारी देता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर है, यानी यहाँ पे डायरेक्शन इधर है, यहाँ इधर है, यहाँ इधर है, यानी टेंजेंट ड्रॉ कर दो, उसके बारे में बतलाएगा। लेकिन देखो कैसे, तो क्या करो, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखो। रूल है टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखो ये जो प्लस क्यू चार्ज है इसको रिपेल किया, माइनस क्यू चार्ज अट्रैक्ट किया, बोलो रिजल्टेंट इधर हो गया क्या, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया क्या? तो वही टेंजेंट वाला डायरेक्शन आया कि नहीं? तो बस याद यही रखना है, ठीक ना। अलग से एक फ्रेश भी बना दे रहे हैं, प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स originate from positive charge and terminate on negative charge, है ना, terminate on negative charge, and tangent to the lines of force indicates the direction of electric field। यानी अगर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन निकालना है तो उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो, और वही किसके डायरेक्शन को बतलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। यानी कि तुम ऐसे समझ लो सेकेंड पॉइंट में कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड along the tangent at any point on the lines of force। देखो ये बात तब के लिए है जब लाइंस ऑफ फोर्स कर्व शेप में हो। ये स्ट्रेट लाइन में टेंजेंट तो ड्रॉ होता नहीं है, स्ट्रेट लाइन तो अपने आप में ही एक डायरेक्शन है। इसलिए कर्व पर किसी भी पॉइंट पर पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, तो बोलेंगे अलोंग दी टेंजेंट। तो ये तो हम लोग एग्जाम्पल देखे कि जब एक प्लस क्यू चार्ज हो और एक माइनस क्यू चार्ज हो, तो इसका भी जो है आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब देखो हम लोग जो एग्जाम्पल ले रहे हैं इसमें अगर ये दोनों चार्ज जो है पॉजिटिव, तब जो है लाइंस ऑफ फोर्स किस तरह का होगा। या आगे एग्जाम्पल लिए हैं कि ये तीनों चार्ज अगर पॉजिटिव हो, और भी केसेज को देखेंगे हम लोग। तो देखो अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो एक तो गारंटी है ना कि दोनों के सेंटर में पहुंचोगे, तो ये गारंटी है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? जीरो। क्योंकि यहाँ अगर कोई टेस्ट चार्ज को रखें तो ये वाला चार्ज इधर रिपेल करेगा, इधर रिपेल करेगा, कैंसिल हो गया, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? जीरो। लेकिन यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ अगर एक प्लस चार्ज रखें तो देखो ये इधर रिपेल करेगा और ये इधर, रिजल्टेंट इधर होगा ना। यानी कि कुछ इस तरह से लग रहा है जैसे लाइंस ऑफ फोर्स जो है, देखो दोनों पॉजिटिव है तो दोनों से तो ओरिजिनेट ही होगा, दोनों से ओरिजिनेट हो रहा है, और नहीं लग रहा है कि दोनों जो है ना एक दूसरे को एक तरह से रिपेल करते हुए दिखाया गया है, ठीक ना, एक दूसरे से दूर भागने लगता है। यानी जब दो चार्ज सेम नेचर का हो, अगर यही दोनों निगेटिव चार्ज होता तब भी लाइंस ऑफ फोर्स ऐसा ही दिखाते, बस ये जो एरो है ना यानी इंटर करते हुए लाइंस ऑफ फोर्स दिखाते। अब जैसे यहाँ पे तीन ठो चार्ज दिखाया गया है, समझो कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे रखा हुआ है,
अब जो है इसमें भी नहीं लग रहा है कि तीनों जो है एक दूसरे के लाइंस ऑफ फोर्स को रिपेल करते हुए दिखाया गया है। यानी एक तरह से ऐसा भी कर सकते हो कि जब दो चार्ज पॉजिटिव नेचर का हो, है ना, तो समझ लो कि उसका लाइंस ऑफ फोर्स इनडायरेक्ट वे में क्या कर रहा है, तो समझो एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। ये दिखाने का पैटर्न है, ठीक ना। वैसे तो जानते हो लाइंस ऑफ फोर्स एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। अब जैसे यहाँ लाइंस ऑफ फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा, ठीक है। तो चलो इस डायग्राम का भी बना लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। देखो ये प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट एंड टर्मिनेट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। यानी कि जैसे कोई कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक ना, मेटल स्फीयर, तो इस मेटल स्फीयर से जो लाइंस ऑफ फोर्स, मान लो अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो पॉजिटिवली चार्ज होने पर लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट करेगा। तो लाइंस ऑफ फोर्स इससे जब भी ओरिजिनेट करेगा तो इसके सरफेस के परपेंडिकुलर ओरिजिनेट करेगा। अगर यही निगेटिव चार्ज होता तो टर्मिनेट करता, यानी इसमें इंटर करता अगर निगेटिव चार्ज होता तो लेकिन सरफेस के हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर। अब जैसे देखें, कहा जाए कि एक कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक ना, एक कंडक्टिंग स्फीयर है और इसके ऊपर का जो हाफ पार्ट है उसको हम लोग पॉजिटिवली चार्ज कर दिए और लोअर हाफ को निगेटिवली चार्ज कर दिए। कहा जाए कि अब लाइंस ऑफ फोर्स कैसा हो, तो बोलेंगे कि पॉजिटिव चार्ज से, देखो जितना चार्ज ऊपर में पॉजिटिव है उतना ही चार्ज नीचे में निगेटिव है। देखो जब इक्वल नंबर में पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज हो ना, तो ये याद रखना जितना लाइंस ऑफ फोर्स इससे ओरिजिनेट होगा उतना ही लाइंस ऑफ फोर्स इस पे टर्मिनेट होगा। लेकिन हाँ, वो रूल याद रखना कि लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक ना। ये एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होना चाहिए, वो ओरिजिनेट करते हुए हो या टर्मिनेट करते हुए हो। एक बात तो आप पहले से जान रहे हैं कि जो लाइंस ऑफ फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन को बतलाता है। मतलब कोई भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना, तो टेंजेंट जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन को बताना चाहिए। चलो उस पर भी काम करेंगे, लेकिन अभी जो हम लोग पॉइंट लिखे हैं उस पॉइंट में क्या लिखे हैं कि ओरिजिनेट एंड टर्मिनेट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। यानी यहाँ भी एंगल बनाया 90, यहाँ भी बनाया 90, इसी तरह से यहाँ भी जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, यहाँ भी 90 डिग्री का। क्लियर है? देखो जी, अगर कोई ये कहे कि एक बात बतलाइए, इस पॉइंट पर मान लो जहाँ पे ये दोनों का जंक्शन है पॉजिटिव और निगेटिव के, इस जंक्शन पॉइंट पर यहाँ बतलाओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर। तो सोचो तो यहाँ अगर एक टेस्ट चार्ज रख, पॉजिटिव चार्ज रख, रूल तो ये कहता है कि अलोंग द टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होना चाहिए, सही भी है। लेकिन क्या ये जो डायग्राम बनाया हुआ है, इस डायग्राम के आधार पे क्या इस चीज को ये एक्सप्लेन कर पा रहा है क्या? तो देखते हैं। देखो यहाँ अगर एक प्लस चार्ज रखेंगे तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, तो ये जो निगेटिव चार्ज है, देखो अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज के द्वारा देखें इधर रिपेल किया तो निगेटिव चार्ज इधर अट्रैक्ट किया और इन दोनों का रिजल्टेंट इधर हो गया क्या? यानी कि ये जो लाइंस ऑफ फोर्स दिखाया गया है ये बिल्कुल ही करेक्ट है, ठीक ना। तो चलो इसको मिटा दे रहे हैं जिससे कि तुम डायग्राम बनाओ तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डायग्राम ना बन जाए।
तो बस हम लोग बोलेंगे क्या कि अगर कोई स्फेरिकल कंडक्टर हो और उसके ऊपर का जो है हाफ पार्ट पॉजिटिवली चार्ज हो और नीचे का हाफ पार्ट निगेटिवली चार्ज हो, तो उस केस में जितना लाइंस ऑफ फोर्स इससे ओरिजिनेट होगा उतना ही इसमें टर्मिनेट होगा। ये नहीं कि इसमें संख्या कुछ ज़्यादा बना दो, इसमें नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स कम कर दो, ये नहीं करना होगा। और दूसरा जो हम लोग सीखे वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। देखो आगे हम लोग ये भी सीखेंगे कि अगर लाइंस ऑफ फोर्स के पाथ में अगर कोई कंडक्टर को रख दें तो क्या इफेक्ट होगा, लेकिन वो आगे पढ़ते हैं। पहले जो है आप इसका जो है एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम लोग सीख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। इसका मतलब क्या हुआ जी, थोड़ा समझना इसको। जैसे यहां प्लस क्यू चार्ज, अब लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह से बना लिए। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड रहे फिर गायब हो जाए, फिर रहे फिर गायब हो जाए, फिर रहे गायब हो जाए? ऐसा पॉसिबल है क्या? तो बोलेंगे कि ये पॉसिबल तो नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ गायब हो गया लाइंस ऑफ फोर्स, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ कोई टेस्ट चार्ज रखेंगे तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो सोचो, ये कभी पॉसिबल है कि यहाँ चार्ज रखें तो फोर्स ना लगे, अब फिर यहाँ रख दें तो फोर्स लगने लगे? इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है, वो ब्रेक करके नहीं होता है, डॉटेड लाइन के द्वारा हम लोग नहीं दिखाते। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। अब जैसे एनसीईआरटी बुक में ये क्वेश्चन पूछ देता है कि लाइंस ऑफ फोर्स क्यों कंटिन्यूअस होता है, तो बोलेंगे कि लाइंस ऑफ फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनडायरेक्टली जो है इलेक्ट्रिक फोर्स से रिलेटेड है। टेस्ट चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स का डायरेक्शन होता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो जब फोर्स कंटिन्यूअस होता है तो जाहिर है लाइंस ऑफ फोर्स भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। यानी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज ऑलवेज कंटिन्यूअस बिकॉज इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंटिन्यूअस, क्योंकि फोर्स कंटिन्यूअस है ना। चलो ये बात तो हम लोग सीखे। अब देखो कुछ बात इसमें जानना, वो ये है कि अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स सपोज करो इधर है ना, लाइंस ऑफ फोर्स इधर, और तुम क्या किए, एक कंडक्टर को इसमें रख दिए, मेटल को रख दिए है ना, एक कंडक्टर को रख दिए जी। देख लो तो क्या देखोगे कि कंडक्टर के अंदर जो है लाइंस ऑफ फोर्स गायब हो गया, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया। तो माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि एक तरफ तो आप बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, और दूसरे तरफ जो है आप डिसकंटिन्यूअस लाइन बना रहे हैं, लाइंस ऑफ फोर्स को डिसकंटिन्यूअस कर दिए हैं। तो ये दोनों बातें एक साथ कैसे संभव है? बोलेंगे हाँ बिल्कुल सही। ध्यान से देखो, एक्चुअल में जब हम लोग कोई कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, देखो ये बात को यहाँ समझाने का कोशिश करते हैं। ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का लेक्चर में उसको देखोगे तो डिटेल में सब बात समझ में आ जाएगा, लेकिन यहाँ फिर भी समझा रहे हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर है, अगर ये मेटल नहीं होता, कंडक्टर नहीं होता तो लाइंस ऑफ फोर्स जो है डायरेक्ट हम लोग दिखाते, लेकिन मेटल होने के बाद हम लोग डिसकंटिन्यूअस लाइन से दिखाए हैं। तो उस स्थिति में लगता है कि ये तो भाई गलत लिख दिया ना आप, तो बिल्कुल ही गलत नहीं लिखा हुआ है। देखो कैसे, एक्चुअल में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मौजूद रहता है, लेकिन जैसे ही कोई कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे ना,
जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डायरेक्टेड और कंडक्टर को आप रख दिए, तो क्या होता है कि इस कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, निगेटिव चार्ज है, वो इधर एक्युमुलेट हो जाता है, माइनस चार्ज इधर क्योंकि पिछले ही क्लास में पढ़े हैं कि जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में निगेटिव चार्ज को रखते हैं तो जिधर फील्ड का डायरेक्शन फोर्स उसके अपोजिट में पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं तो जिधर फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा, फोर्स उधर ही होगा। तो जाहिर है इधर निगेटिव और इधर क्या हो गया जी, पॉजिटिव। चलो इधर हो गया पॉजिटिव। ये इसको हम लोग इंड्यूस चार्ज बोलते हैं, ठीक ना, इसको हम लोग इंड्यूस चार्ज बोलते हैं। तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड में जब इस कंडक्टर को रखते हैं तो इधर का पोर्शन माइनस, इधर का पोर्शन प्लस। होता क्या है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज आया ना, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर प्रोड्यूस करता है। देखो समझने की कोशिश करना, ये जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाए हैं वो किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इंड्यूस चार्ज का। ये जो प्लस और माइनस का कॉम्बिनेशन है, प्लस से लाइंस ऑफ फोर्स निकल रहा है, माइनस में इंटर कर रहा है, और एक लाइंस ऑफ फोर्स पहले से मौजूद है, ठीक ना, एक लाइंस ऑफ फोर्स तो पहले से ही मौजूद है। और अब क्या होता है कि पहले से जो मौजूद इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है उसको अपोज करता है इस इंड्यूस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस तरह से इस मेटल के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, जीरो। समझ में आया क्या? यानी कि जब भी कोई कंडक्टर का बात हो तो याद रखना, वहाँ पे हम डिसकंटिन्यूअस लाइन जरूर बनाते हैं, लेकिन कोई कहे क्या वास्तव में लाइंस ऑफ फोर्स डिसकंटिन्यूअस हो गया, तो बोलोगे नहीं, लाइंस ऑफ फोर्स तो मेरा कंटिन्यूअस ही है, बस मेटल के अंदर में जो है इंड्यूस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड उसको बैलेंस कर दिया, इसलिए नेट वैल्यू जीरो हो गया। जैसे ऐसे समझो, जैसे पेन है ना, हम इस पेन पर 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगाए, अब चलो कोई दूसरा आया 10 न्यूटन का इधर लगा दिया, नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो। तो तुम क्या बोलोगे, पेन पे कोई फोर्स नहीं लग रहा? तो बोलेंगे कि नहीं, पेन पे तो फोर्स लग ही रहा है, तो क्या मेरा वाला फोर्स गायब हो गया है? तो बोलेंगे नहीं, आपका फोर्स जैसे लग रहा था वैसे ही लग रहा था, बस एक अलग से फोर्स आ गया है जिससे नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो। यानी लाइंस ऑफ फोर्स जो है अभी भी कंटिन्यूअस ही है, ये डिसकंटिन्यूअस नहीं हुआ, ठीक ना। यानी कि मेटल रहे ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है, लाइंस ऑफ फोर्स सही मायने में डिसकंटिन्यूअस होता ही नहीं है, वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है। लेकिन जब कंडक्टर रहे ना तो हम लोग उसको दिखाते हैं किसके द्वारा, तो डिसकंटिन्यूअस लाइन के द्वारा दिखाते हैं, क्योंकि कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। क्यों जीरो होता है तो वो तो हम समझाने का कोशिश किया आपको, ऐसे इंडक्शन के लेक्चर को देखेंगे तो डिटेल उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चलिए इसको भी लिख लें। एक क्वेश्चन है कि एक पॉइंट चार्ज Q है जिसको हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर के सेंटर पे रख दिया गया है ना, पॉइंट चार्ज Q को स्फेरिकल कंडक्टर के सेंटर पे रख दिया। तो लाइंस ऑफ फोर्स कैसा होगा, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ। तो देखो भाई, मेन जो 2 बात याद रखना है, फर्स्ट क्या कि जब भी लाइंस ऑफ फोर्स के फील्ड में कोई कंडक्टर आ जाए, ठीक ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई अगर कंडक्टर को रख दे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई कंडक्टर को रख देंगे तो कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इसीलिए लाइंस ऑफ फोर्स को हम लोग डिसकंटिन्यूअस बना देते हैं, यहाँ ब्रेक कर देते हैं, यहाँ हम लोग ब्रेक कर देते हैं। यानी ये ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि मेटल के अंदर में लाइंस ऑफ फोर्स दिखाया हुआ है। अब चलो सेकंड एक बात और जाने कि लाइंस ऑफ फोर्स कोई भी कंडक्टर पे इंसिडेंट होगा तो उसके परपेंडिकुलर, उससे बाहर भी निकलेगा तो उससे परपेंडिकुलरली। तो देखो ये ऑप्शन भी इसलिए गलत हो गया क्योंकि मेटल के अंदर लाइंस ऑफ फोर्स दिखाया हुआ, तो ये दोनों ऑप्शन जो है सेम रीजन से गलत हो गया। अगर इसका बात करें
तो मेटल में तो लाइंस ऑफ फोर्स नहीं दिखाया हुआ, एक बात तो सही है। और दूसरा बात, ये एंगल 90 होना चाहिए। तो जब इस सेंटर पे रखा हुआ है तो रेडियस का ना ये काम करा, रेडियस तो सरफेस के परपेंडिकुलर होता ही है, यानी ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अब एक बार हम लोग इस डी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। डी ऑप्शन में एक बात तो सही किया है कि लाइंस ऑफ फोर्स मेटल में नहीं दिखाया है, लेकिन ऐसे जो कर्व बना दिया है तो सोचो ये क्या परपेंडिकुलर हो पाएगा इस पर? नहीं, यानी कि सही ऑप्शन कौन होगा? तो सही ऑप्शन हो गया बी। ठीक है, कुछ और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, इसको नोट करें। देखो, देखने में तो लग रहा है कि फिर से वही क्वेश्चन हम दे दिए, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा चेंजिंग किया गया है। कह रहे पॉइंट चार्ज क्यू बोले ना, इसको प्लस क्यू समझना, प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ हॉलो कंडक्टर। ठीक ना, हॉलो कंडक्टर का जो सेंटर है उससे कुछ डिस्टेंस पे एक प्लस क्यू चार्ज को रख दिया। एग्जैक्टली सेंटर पे नहीं रखा हुआ, यहां रखा हुआ। कह रहा इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो देखो, कुछ चीज तो डायरेक्ट दिख रहा होगा कि कौन कौन इनकरेक्ट है। गलत तो डायरेक्ट पता चल, जैसे ये गलत है क्योंकि मेटल के अंदर लाइंस ऑफ फोर्स दिखाया हुआ है, ये गलत है। तो देखो ना, ऐसे भी सोचो ना कि 4 ऑप्शन है और 2 गलत पता चल गया तो 50-50 पे तो पहुंच ही गए ना। यानी कि इसी दोनों में से ना कोई, इसी दोनों में से ना कोई सही होगा, है ना। तो देखो, अब जब इसी दोनों में से सही होना है तो कौन सही होगा, बी या डी? तो देखो, यहाँ मेटल में तो लाइंस ऑफ फोर्स नहीं दिखाया गया है, ना उसमें दिखाया गया है। लेकिन थोड़ा सोचो, जब ये सेंटर पे नहीं है तो डायरेक्ट मिलाओगे तो क्या ये एंगल 90 हो पाएगा? तो बिल्कुल नहीं। अगर सेंटर से डायरेक्ट मिलाते तो 90 होता, यानी कि तब ये जो लाइंस ऑफ फोर्स दिखाया गया है ये भी गलत है। हाँ, ये सही है। देखो, ये वाला लाइन 90 डिग्री पर जा करके कट कर रहा है, लेकिन ये लाइंस जो है वो 90 डिग्री का एंगल सरफेस से नहीं बना रहा है। जबकि हम लोग अभी प्रॉपर्टी सीखे हैं कि मेटल के सरफेस के परपेंडिकुलर लाइंस ऑफ फोर्स होना चाहिए और मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को डिसकंटिन्यूअस लाइन के द्वारा दिखाना है, बीच में गायब कर देना। तो गायब तो किया है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं। लेकिन ये जो डायग्राम बनाया है इसमें जो लाइंस ऑफ फोर्स है वो आगे जाके ऐसा कर्व हो जा रहा है कि कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। देखो, एक बात ऐसे ही नोट में बता रहे हैं, अगला एक एग्जाम्पल लेकर के। जैसे मान लो कोई कंडक्टर है और यहां पे कोई प्लस क्यू चार्ज को रख दिया। तो ऐसे तो पढ़े हो ना, प्लस क्यू चार्ज से लाइंस ऑफ फोर्स जो है ऑल डायरेक्शन में ओरिजिनेट होता है। लेकिन जैसे ही यहां कंडक्टर रखोगे ना तो लाइंस ऑफ फोर्स अपना शेप ऐसा गेन करता है जिससे कि जब वो मेटल के पास पहुंचे ना तो 90 डिग्री का एंगल बनाए। ठीक ना, मेटल के पास जब पहुंचेगा तो कितना एंगल बनाए, 90 डिग्री का। इसको याद रखना। यानी कि इस क्वेश्चन का तो जवाब सही कौन हो गया, डी ऑप्शन। बाय द वे, अगर ऐसा क्वेश्चन होता है, एक कंडक्टर है, बगल में एक पॉजिटिव चार्ज को रख दिए, तब लाइंस ऑफ फोर्स का पैटर्न ऐसा होगा कि जो लाइंस ऑफ फोर्स इस मेटल पे इंसिडेंट होगा वो ऐसा शेप गेन करेगा कि यहाँ पहुँचने पर वो सरफेस के परपेंडिकुलरली इंसिडेंट भी हो और परपेंडिकुलरली यहाँ से बाहर भी निकले। ठीक ना, तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखो जी, 2 लाइंस ऑफ फोर्स जो है कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता। 2 lines of force cannot intersect each other, या 2 electric lines of force बोलते। 2 lines of force cannot intersect each other। ठीक, ऐसा क्यों, रीजन क्या है? तो ऐसा सोचो कि अगर 2 lines of force एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, मान लो गलती से हम इंटरसेक्ट करते दिखा दी, इस प्लस चार्ज से लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट हो रहा है, माइनस में टर्मिनेट हो रहा है, और मान लो
हम इस पॉइंट पर इसको इंटरसेक्ट करते हुए दिखा दिए, तब क्या होगा? तो इस पॉइंट पर जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो दो दो टेंजेंट ना होगा, एक टेंजेंट इधर भी हो गया, एक टेंजेंट इधर। सोचो जैसे दो ठो कर्व है, ऐसे आकर के मिला, तो इस पर टेंजेंट खींचोगे इधर हो जाएगा, इस पर टेंजेंट खींचोगे इधर हो जाएगा। तो सोचो एक ही पॉइंट पे नंबर ऑफ टेंजेंट जो है दो हो गया कि नहीं, जबकि ये जानते हैं ना कि टेंजेंट किसके डायरेक्शन को बतलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन को। तो नंबर ऑफ टेंजेंट दो दो हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो दो अलग अलग डायरेक्शन में हो गया। तो कोई भी एक सिंगल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है कोई एक फिक्स डायरेक्शन में ही हो सकता है, वो दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं है। यानी हम लोग बोलेंगे कि when two lines of force intersect at a point, then number of tangent at that point will be more than one. That is, electric field will be in more than one direction, which is not possible. यानी इस पॉइंट पर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। समझ गए? तो देखो ये सब का लिखा हुआ जो है वो नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा इस लेक्चर का, इसलिए क्योंकि जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है तो वो तो न्यूमेरिकल डायरेक्ट लिखना है, उसका कोई नोट्स प्रोवाइड करना पॉसिबल भी नहीं है, वो सब तो ज़रूरत भी नहीं। लेकिन ये जो पोर्शन है जो थियरी बेस्ड है, कंसेप्ट बेस्ड है, इसका हम आंसर कैसे लिखेंगे और एक्सप्लेनेशन तो आप समझ चुके हैं। तो ठीक है, पहले जो है आप इसको नोट कर लें। देखो वैसे हम लिटरेचर लिख भी दिए हैं कि कोई स्टूडेंट जो है डायरेक्ट अगर बोर्ड से लिखना चाहेगा, इसलिए देखो यहाँ पे हम एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। इफ़ टू लाइन्स ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, देन नंबर ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट will be more than one. Hence electric field will be in more than one direction, which is not possible. यानी कोई भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक से ज़्यादा डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं है, और अगर दो लाइन्स ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट करेगा तब तो जाहिर है उस तरह का बात हो जाएगा, है कि नहीं? चलो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग सीख रहे हैं कि नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स, कोई भी चार्ज पार्टिकल से जो ओरिजिनेट होता है या टर्मिनेट होता है, उसका नंबर जितना ही ज़्यादा होगा उस चार्ज का मैग्नीट्यूड उतना ही ज़्यादा होगा। यानी देखो यहाँ दिखाया गया है कि Q2 से ज़्यादा नंबर में लाइन्स ऑफ फोर्स ओरिजिनेट हो रहा है, लेकिन Q1 पे कम ही नंबर में जो है लाइन्स ऑफ फोर्स टर्मिनेट हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस Q2 का जो मैग्नीट्यूड है वो Q1 के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा है। सेकेंड कंक्लूजन क्या निकाले? देखो इससे लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर निकल रहा है, तो एक बात तय हो गया कि Q2 पॉजिटिव है तो Q1 जो है वो निगेटिव है। यह सेकेंड कंक्लूजन हुआ। थर्ड, अगर आपसे पूछा जाए कि बतलाओ Q1/Q2 क्या होगा, तो अगर मैग्नीट्यूड का रेशियो निकालना हो, मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ Q2, तो देखो Q1 में 6 लाइन्स ऑफ फोर्स न दिखाया गया है, तो Q1 का मैग्नीट्यूड जो है वो 6 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और Q2 से कितना लाइन्स ऑफ फोर्स है, काउंट करो, 12 लाइन्स ऑफ फोर्स है। तो यानी कि इसका रेशियो हो गया 1:2। इसी को चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं Q1/Q2 -1/2। ये भी सही है और ये भी सही है, क्योंकि ये तो मालूम है कि एक पॉजिटिव है तो दूसरा जो है वो निगेटिव है ना? एक पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव है। तो चलो ये तो क्लियर हो गया, इसको आप लोग लिख लें। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखो क्या लिखा हुआ, द पोजीशन वेयर लाइन्स ऑफ फोर्स आर डेंसर। डेंसर मतलब क्या हुआ? जहां लाइन्स ऑफ फोर्स नजदीक में हो तो वो डेंसर हो गया। द पोजीशन वेयर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर डेंसर
इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ग्रेटर। मतलब कि जैसे ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तुमसे कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा कहाँ होगा, पॉइंट ए पर कि पॉइंट बी पर, तो देखो ए पर जो है ना लाइंस ऑफ फोर्स नज़दीक नज़दीक है, बी पर ज़्यादा गैप पर, इसलिए ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे ज़्यादा। ए इज ग्रेटर देन ई बी, इस बात को याद रखना है। या मान लो जैसे हम लोग कोई चार्ज बॉडी लिए, स्फेरिकल कंडक्टर है, लाइंस ऑफ फोर्स उससे ओरिजिनेट हो रहा है। जैसे मान लो कोई पॉइंट ए यहाँ लिए और सपोज करो पॉइंट बी हम इसी में यहाँ ले दिए, थोड़ा समझना। तो ये जो पॉइंट ए है, एक तो कॉमन सेंस से भी जान रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, ये तो जानते हो। तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो B से तो ज़्यादा होगा। और दूसरा जो बात सीखे वो ये, क्योंकि देखो यहाँ लाइंस ऑफ फोर्स नज़दीक नज़दीक दिखाया हुआ है, तो जाहिर है लाइंस ऑफ फोर्स जहाँ डेंसर होता है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ये जो है वो ग्रेटर देन है ई बी, है ना। तो चलो भाई ये दोनों एग्जाम्पल को नोट कर लो। देखो जी, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब देखो अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बोलने लगे भाई। तो जो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हो ना वो स्टैटिक चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसके बारे में। बाद में जब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, वो एक अलग ही मेथड आएगा। वहाँ पे हम लोग इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का भी बात करेंगे, बैटरी वगैरह जो कनेक्ट करेंगे वहाँ पर ये सब बात न करके वहाँ कुछ डिफरेंट बात होगा। लेकिन अभी जो हम लोग कर रहे हैं ना वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का बात कर रहे हैं। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में ये बात याद रखना है कि राउंड ट्रिप वर्क जीरो होता है। यहाँ देखो लिखा हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड किसको बोलते हैं? देखो वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा होगा, कूलम्ब्स लॉ भी जहाँ बतलाए थे तो कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बतलाए थे। इसमें बस शॉर्ट में ये याद रखना कि इसमें राउंड ट्रिप वर्क जो होता है ना वो जीरो होता है। अब राउंड ट्रिप का मतलब क्या, जहाँ से चलोगे अगर वहीं पहुँच जाओगे तो वर्क जीरो होता है। कंजर्वेटिव फील्ड का ये प्रॉपर्टी है कि जहाँ से स्टार्ट किए वहीं अगर पहुँच गए तो वर्क जो होगा वो जीरो हो जाता है। तो सोचो जो लिखा हुआ इसके प्रॉपर्टी में, देखो मेन प्रॉपर्टी ये है, ऊपर जो लिखे हैं ना वो इसका रीजन, इसका आंसर है। जैसे तुमसे कोई पूछे ना कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप, क्लोज लूप क्यों नहीं बनाता है, तो उसका आंसर है इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड। अब थोड़ा समझना बात को, जैसे कभी भी लाइंस ऑफ फोर्स ऐसा नहीं हो सकता, याद रखना, कभी वो क्लोज लूप नहीं बनाएगा, जहां से बनाए वहीं पहुंच जाए, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। कभी भी इस तरह का लाइंस ऑफ फोर्स बन ही नहीं सकता है इलेक्ट्रोस्टैट में। जैसे देखो अब हम लोग जो लाइंस ऑफ फोर्स अक्सर बनाते हैं तो ऐसे ना बनाते हैं, यहाँ से लाइंस ऑफ फोर्स चला यहाँ पहुँचा, यहाँ से लाइंस ऑफ फोर्स चला यहाँ पहुँचा। क्या ऐसा हो सकता है लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ से चले और फिर यहीं पहुँच जाए? मतलब कि क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे चला और फिर यहाँ आ गया? तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? तो देखो दो रीजन हुआ। एक तो जानते हो पॉजिटिव चार्ज से लाइंस ऑफ फोर्स केवल ओरिजिनेट करता है, टर्मिनेट तो करता नहीं। सेकेंड, बाय द वे अगर ऐसा ही लाइंस ऑफ फोर्स होता तब देखो क्या हो जाता। तब अगर कोई पॉजिटिव चार्ज को
मान लो तुम यहाँ से यहाँ लाता, तो ये फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर फोर्स लगाता, तो देखो फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो वर्क पॉजिटिव। फिर यहाँ से यहाँ लाता, फिर फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, फिर वर्क पॉजिटिव, फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, वर्क पॉजिटिव, तो यहाँ से यहाँ वर्क पॉजिटिव। फिर इधर आते और मान लो लाइंस ऑफ फोर्स इधर होता, फिर फोर्स इधर, डिस्प्ले, यानी वर्क पॉजिटिव, यानी यहाँ से चलते और यहीं पहुँच जाते, तो टोटल वर्क जीरो होने वाला नहीं है। ये कब के लिए बात हुआ? अगर लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ से निकल के फिर यहीं पहुँच जाए, तब तो टोटल वर्क जीरो होने वाला नहीं है। लेकिन वास्तव में जो होता है, जिसको तुम कितने बार इस एग्जाम्पल को देख लिए, जैसे लाइंस ऑफ फोर्स इससे निकला और इसमें टर्मिनेट किया, तब देखो तुम, अब अगर प्लस चार्ज को ले जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ तक तो सपोर्ट करेगा और यहाँ से यहाँ तक विरोध करेगा, तो इसमें प्लस में वर्क होगा तो इसमें माइनस में, टोटल वर्क क्या हो जाएगा? जीरो। यानी याद रखना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड या कंजर्वेटिव फील्ड, हेंस देखो यहाँ लिख दे रहे, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डज नॉट फॉर्म ए क्लोज लूप। ठीक है, लूप मतलब समझते हो ना, जहां से स्टार्ट किए फिर वहीं पहुंच जाए, कभी भी ऐसा इलेक्ट्रोस्टैट में नहीं होगा। लेकिन एक चीज देखो, एक और बात बता रहा, जब यही पढ़ोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जहां हम लोग फैराडे का कंसेप्ट पढ़ेंगे, वहां हम लोग सीखेंगे ना कि कोई भी लूप को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दो और मैग्नेटिक फील्ड को वैरी कराओगे, तब इलेक्ट्रिक फील्ड वायर में प्रोड्यूस होता है। लेकिन वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, और वो वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव नहीं होता। यानी अगर तुमसे कोई कहे ना क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज कंजर्वेटिव, तो बोलना कि नहीं, कोई जरूरी नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होगा तो यस, इट इज ऑलवेज कंजर्वेटिव। और अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को भी लिख लें कि ऐसा जो है कभी भी लूप वो फॉर्म नहीं कर सकता। देखो जी, अगर ये कहा जाए ना कि कोई पॉइंट चार्ज से टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स कितना ओरिजिनेट करता है, तो ये बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है ना। नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स का ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन देखो कुछ बात समझा रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ पे पॉइंट चार्ज है और इससे ऑल डायरेक्शन में लाइंस ऑफ फोर्स निकल रहा है, ऑल डायरेक्शन में लाइंस ऑफ फोर्स निकल रहा है। ऑल डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ जी? क्या इस बोर्ड पर चारों तरफ, यही ऑल डायरेक्शन है? क्या ये 360 डिग्री के एंगल में निकल रहा है? बोलो, तो बोलेंगे कि नहीं, ऑल डायरेक्शन में लाइंस ऑफ फोर्स इधर भी जा रहा होगा, इधर भी जा रहा होगा, है ना। जैसे मान लो ये पॉइंट चार्ज है तो लाइंस ऑफ फोर्स जो है ऑल डायरेक्शन में ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक ना। ऑल डायरेक्शन में लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट हो रहा है, नीचे भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन है। देखो एक टर्म होता है जिसको हम लोग सॉलिड एंगल बोलते हैं। अब देखो सॉलिड एंगल तो हम यहाँ पे तुमको नहीं सिखा रहे हैं, कुछ बताने का केवल कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सॉलिड एंगल एक अलग ही टॉपिक है। जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई सरफेस, सपोज करो कोई सरफेस है, मेरे हाथ को ही समझो, ये सरफेस है ना, इसको एक सरफेस समझो, और यहाँ पर एक पॉइंट। कोई कहेगा बतलावा ये जो सरफेस है वो कितना सॉलिड एंगल बनाए, तो पहले सॉलिड एंगल कहते किसको है? देखो जी, इस पॉइंट पर एक कितना सॉलिड एंगल बनाया, तो सॉलिड एंगल कहते किसको है, पहले थोड़ा समझो इसको। जैसे
बादाम खाया होगा या झाल मुरी खाया होगा, या समझो आइसक्रीम का जो कोन है, आइसक्रीम का कोन तो सब देखा है ना। अब समझना, ये जो कॉर्नर हम बनाए हैं, तो देखो यहाँ पे समझो मेरा हाथ ऐसे रखा हुआ, हाथ के जो आउटर पार्ट है मेरा, उससे दीवार के द्वारा, लाइन के द्वारा मिलाया गया चारों तरफ से। और यहाँ जो ये एंगल बना ना, इस एंगल को, ठीक ना, इसका जो वर्टेक्स है, इस पॉइंट पे ये जो चारों तरफ का दीवार मिल करके जो एंगल बनाया, उसको हम लोग सॉलिड एंगल बोलते हैं। यानी कि ऐसे समझो कि ये जो एंगल बना ना, इसको हम लोग सॉलिड एंगल बोलते हैं। डेल्टा ओमेगा से डिनोट कर रहे हैं, क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। पढ़ा होगा यूनिट डायमेंशन टर्म में, स्टेरेडियन इसका यूनिट होता। देखो जी, थोड़ा समझना बात को। सॉलिड एंगल का वैल्यू किसी पॉइंट पर क्या होगा, इसको कैसे पता करें? तो चूंकि हम अभी डिटेल में सॉलिड एंगल नहीं पढ़ा करके, चूंकि हम ये बताना चाह रहे हैं कि किसी पॉइंट पर सॉलिड एंगल कैसे निकाला जाता है, तो इस बात को समझें। जैसे मान लो ये सरफेस इतना बड़ा है, चारों तरफ से इसको दीवार से जब कनेक्ट किए तो ये इतना बड़ा एंगल बनाया। थोड़ा सोचो तो, अगर ये सरफेस हेमीस्फीयर हो जाता है ना, हेमीस्फीयर हो जाता, फुटबॉल का हाफ पार्ट, और तब सेंटर पे अगर मिलाता, तो बतलाओ तो 2 पाई एंगल बनता क्या? यानी तब सेंटर पे इसको मिलाता सारे लाइन को, तो सब मिल करके कितना एंगल बना देता? 2 पाई। मतलब कि ऊपर का जो हाफ पार्ट है, देखो अभी हम पूरा फुटबॉल नहीं लिए, हाफ पार्ट जो है वो इस पॉइंट पर कितना सॉलिड एंगल बनाया? 2 पाई। तो सोचो, जो लाइंस ऑफ फोर्स, अगर यहाँ हम कोई चार्ज रखेंगे तो लाइंस ऑफ फोर्स एक ऑल डायरेक्शन में ना, अभी हम ऊपर केवल दिखा रहे हैं। यानी कि ये जो हेमीस्फीयर है, ये जो हेमीस्फीयर है, उसके अगर हम आउटर एंड जो सरकमफेरेंस है, उसको अगर सेंटर से हम मिलाते हैं चारों तरफ से, तो कितना एंगल बन रहा है? 2 पाई। यानी इससे जो लाइंस ऑफ फोर्स निकल रहा है जो ऊपर की ओर, वो 2 पाई सॉलिड एंगल में स्प्रेड हो रहा है ना। समझो कि 2 पाई लाइंस ऑफ फोर्स 2 पाई एंगल में वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और वैसा ही ना नीचे भी होता होगा। यानी ऐसा समझो कि अगर हम लोग नीचे भी एक हेमीस्फीयर लें, समझ लो, जैसा हम एक ऊपर जो है फुटबॉल को हाफ काट करके लिए, तो ये एंगल 2 पाई हुआ। अगर नीचे भी एक हेमीस्फीयर लेते और इस पॉइंट पर अगर एंगल देखते, सॉलिड एंगल का वैल्यू, तब हम लोग फिर बोलते कि नीचे वाला पार्ट भी 2 पाई बना रहा, और लाइंस ऑफ फोर्स तो इधर भी ना जाएगा। पता नहीं अब समझा कि नहीं समझा, लेकिन अब तुमको एक बात बता रहे, कोई भी पॉइंट पर अगर मान लो, चलो कंप्लीट एक हॉलो स्फीयर बना लेते हैं, हम साइड में प्रूफ भी कर दे रहे हैं, कंप्लीट एक हॉलो स्फीयर बना लेते हैं, और पूछा जाए ना तुमसे सेंटर पे टोटल सॉलिड एंगल क्या होगा, तो ऊपर का हाफ पार्ट बनाया 2 पाई और नीचे का हाफ पार्ट भी बनाया 2 पाई, तो टोटल सॉलिड एंगल एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल टू 4 पाई। ठीक ना, इस बात को याद रखना। और जो मैथमेटिकल प्रूफ है, क्योंकि मुझे सॉलिड एंगल तो अलग से एक्सप्लेन नहीं करना था, लेकिन इसलिए एक्सप्लेन कर दे रहे हैं क्योंकि तुम साइंस के स्टूडेंट हो, तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन चलते रहता है। चलो देखो इस बात को बता रहे, देखो जी, ये हॉलो स्फीयर है, सेंटर पे पॉइंट है। मान लो इस हॉलो स्फीयर पे एक स्मॉल पार्ट लिए जिसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। इस एलिमेंट का जो पोजीशन वेक्टर है, चलो इस पोजीशन वेक्टर को हम r बोल दिए, यहाँ से यहाँ उसी को आगे बढ़ा दिए। अगर हम लोग
एरिया वेक्टर देखें, एरिया को अगर हम एस से डिनोट करें, सरफेस एरिया है तो एस से डिनोट करें, तो देखो जिधर आर है उधर ही एरिया वेक्टर है, क्योंकि जानते हो ना कि एरिया वेक्टर जो होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। नहीं जानते हो तो इसको जान। तो बोलेंगे क्या कि इस पॉइंट पर ये जो छोटा वाला एलिमेंट जो है वो कितना सॉलिड एंगल बनाएगा। सॉलिड एंगल एट O ड्यू टू द एलिमेंट ऑफ एरिया ds, ds एरिया के द्वारा कितना सॉलिड एंगल बना। मान लो सॉलिड एंगल को हम ओमेगा से डिनोट कर लेते हैं, कितना सॉलिड एंगल बना। तो देखो इसको मेजरमेंट का मेथड होता है r डॉट ds डिवाइडेड बाई आर क्यू। r हो गया पोजीशन वेक्टर, ds हो गया उस एलिमेंट का सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया का जो एरिया वेक्टर होता है प्लेन के परपेंडिकुलर बाई आर क्यू। तो देखो तो r ds, जिधर r का डायरेक्शन है वही डायरेक्शन ds का है, cos 0 बाई आर क्यू। देखो तो ये कितना आ गया, सॉलिड एंगल आ गया ds बाई आर स्क्वायर। अब थोड़ा समझना, ये तो एलिमेंट ने सॉलिड एंगल जो बनाया, अगर टोटल सॉलिड एंगल कहा जाए, पूरे स्फेयर के द्वारा टोटल सॉलिड एंगल एट O, मान लो इस पॉइंट को हम O बोलते हैं, तो बतलाओ तो टोटल सॉलिड एंगल तो 1 बाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ds, चूंकि ये क्लोज्ड है चारों तरफ से बंद है, थोड़ा देख लेना कितना आ गया जी। तो ds का ये स्फेयर है, r रेडियस का एक स्फेयर है, और स्फेयर का जो एरिया होता है ना वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो देख लो तो टोटल सॉलिड एंगल 4 पाई आया क्या। देखो वैसे तो हम लोगों को सॉलिड एंगल के बारे में डिटेल में नहीं जानना था, हम इसलिए केवल ये सब बता दिए कि तुम्हारे माइंड में एक कंसेप्ट बने। अब देखो एक बात याद कर लो, कोई भी क्लोज सरफेस हो ना, चारों तरफ से बंद सरफेस हो, तो अंदर के किसी भी पॉइंट पर वो पूरा सरफेस मिल करके जो टोटल एंगल बनाता है वो 4 पाई होता है। अब तुम कहोगे लेकिन सर हम तो पहले से पढ़े थे कि एंगल 2 पाई होता है, अब 4 पाई पढ़ाने लगे। अरे तो तुम जो पढ़ा था ना वो प्लेन एंगल था, वो सॉलिड एंगल नहीं था, एक प्लेन में, इस बोर्ड के प्लेन में एंगल था। लेकिन क्या लाइंस ऑफ फोर्स केवल इस बोर्ड पे ही निकलेगा, बोर्ड से बाहर नहीं निकलेगा। तो देखो ये जो बात हम सिखाए इसलिए सिखा दिए कि अगर हम लाइंस ऑफ फोर्स का जब काउंटिंग करते हैं तो इतना याद रखना है कि लाइंस ऑफ फोर्स सॉलिड एंगल में डिवाइड होता है, ना कि एक प्लेन में डिवाइड होता है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4 पाई। देखो कोई कोई बुक में देखोगे ना ऐसे लिखा रहता है 1 कूलम चार्ज से जो है ना 4 पाई लाइंस ऑफ फोर्स होता है। ठीक है, अब माइंड में आ जाता है कि 4 पाई, पाई मतलब 3.14। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि लाइंस ऑफ फोर्स फ्रैक्शन में भी हो सकता है, 3.5 लाइन भी होता है क्या, 5.5 लाइन भी होता है, इसका कोई मीनिंग होता है? तो नहीं, वो एक्चुअल में बताना चाहता है, क्या बताना चाहता है कि टोटल लाइंस ऑफ फोर्स originating from a point charge is directly proportional to the solid angle 4 pi because at a particular point total solid angle is always equal to 4 pi। देखो यहाँ नोट में लिख दे रहे हैं at a, जैसे प्लेन एंगल 2 पाई बोलते हो ना वैसे ही सॉलिड एंगल 4 at a particular point total solid angle
एच 4 पाई। ठीक है, इसमें तो तुम लोगों को कुछ दिमाग लगा होगा कि भाई अब क्या क्या आप बताने लगे। चलो समझो ये सॉलिड एंगल का कंसेप्ट दिए हैं, ऐसे तुम चाहोगे तो थोड़ा सॉलिड ज्योमेट्री वगैरह पढ़ोगे। इस सब का बहुत ज़्यादा ज़रूरत तो तुमको नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए इस बात को बताना ज़रूरी था। तो चलो इसको पहले लिख लो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। चलो एक पॉइंट और हम लोग इसमें सीख लेते हैं, वो ये है कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब जाहिर है ये टर्म देखोगे तो दिमाग ही खराब हो जाएगा। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, तो कोई बात नहीं है। हम लोग चूँकि यहाँ लाइन्स ऑफ फोर्स पढ़ रहे हैं ना, तो ये तुमको केवल सिखा दिया गया। अगला जो हम लोग टॉपिक में पढ़ेंगे, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे जिसमें पोटेंशियल एंड कैपेसिटर चैप्टर है, तो उसमें जो है ना हम लोग एक टॉपिक को पढ़ेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस किसको कहा जाता है। फिलहाल एक बात जानो कि जो कंडक्टर होता है ना, कोई भी कंडक्टर हो वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। क्यों होता है अभी चर्चा करना उचित नहीं है। यानी अगर एक कंडक्टर है तो समझ लेना ये गारंटी है कि कंडक्टर कैसा सरफेस होगा, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। एंड लाइन्स ऑफ फोर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये एंगल कैसा होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। बस इस बात को याद रखना है। और देखो जी अब जो है आगे से जो भी तुम लोगों का इस लेक्चर का तो नोट्स मिल जाएगा, क्योंकि ये थियोरेटिकल कंटेंट है। लेकिन बार बार बतलाते हैं कि जो न्यूमेरिकल कंटेंट रहेगा उसका नोट्स खुद से बनाना है। इसका हम पॉइंट वाइज करके नोट्स को बना करके दे देंगे। इसमें जो है अपने देखना कि जो वीडियो के साथ होगा या हो सके 1-2 दिन के बाद उसमें ऐड हो जाएगा, इसलिए क्योंकि उसको प्रिंट करना होता है और अभी सारे स्टाफ लोग पहुंचते नहीं हैं तो थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक है ना, तो चलो आज इतना ही, धन्यवाद।